सेबी की पहली महिला प्रमुख, अभी हाल ही में दोस्तों इनको लेकर के खूब चर्चा हुई। चलिए कमेंट्स करेंगे सभी लोग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, और पीएम की सुरक्षा की चूक के लिए पैनल गठित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों दोस्तों प्रधानमंत्री यानी विधानसभा चुनाव से पहले ये पंजाब की यात्रा पर जाने वाले थे और वहां पर विवाद हो गया था, ये आपको बताना है। तो चलो भाई, सीबी की पहली महिला प्रमुख का नाम क्या दर्ज हुआ है, ये आप सबको यहां से बताना है। तो माधवी पुरी बुच का नाम इसमें दर्ज हुआ था। किसका नाम दर्ज हुआ था? माधवी पुरी बुच का नाम इसमें दर्ज हुआ था, ये यहाँ ध्यान रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला प्रमुख के तौर पर किसका नाम दर्ज हुआ? तो सोमा मंडल। किसका नाम दर्ज हुआ था? सोमा मंडल का नाम दर्ज हुआ था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों, ये अजीत डोभाल, अभी भी अजीत डोभाल का नाम ही इसमें दर्ज हुआ है। तो अजीत डोभाल ही हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पैनल की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो ये अध्यक्षता सौंपी गई है इंदु मल्होत्रा को। किसको सौंपी गई है भाई? इंदु मल्होत्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये नाम यहां से नोट करेंगे। कौन सा नाम? इंदु मल्होत्रा। बिल्कुल भाई, इंदु मल्होत्रा, यहां पर भी नोट कर लीजिए, इंदु मल्होत्रा। ये सभी नाम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो जाएगा सभी का? हाँ, तो अजीत डोभाल तो मान लीजिए सुरक्षा सलाहकार पर हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री के पर्सनल सलाहकार बने हैं तरुण कपूर साहब, ये यहाँ से ध्यान रखना है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ करी गई थी? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, फिर पॉइंट 2, 3 और 4, ये चारों पॉइंट्स का आंसर यहां से करते हुए चलिए शुरू हो जाइए। कौन कौन सा किसको लेकर के आगे चलना है, ये यहां से महत्वपूर्ण। तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपको मिलेगा अपने प्रयागराज के अंदर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? अपने प्रयागराज में। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ये भी खूब चर्चा में आ रहा है और रिपीट हो रहा है। तो ये है आगरा के अंदर। कहाँ पर है? आगरा के अंदर, यानी दूसरा का आंसर कर दिया। पहला का प्रयागराज, दूसरा का आगरा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है भाई? तो ये संस्थान दोस्तों हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ये संस्थान हम लोगों को मिलेगा कानपुर में। कहाँ पर मिलेगा भाई? कानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया गया है? हालांकि ये प्रस्तावित है दोस्तों, ये प्रस्तावित है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर प्रस्तावित है, ये यहाँ से करेंगे। सही है सभी का? चलिए भाई, बिल्कुल ये सभी पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। ये चारों पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही खास बनेंगे। हो जाएगा भाई सभी का? आगे चलें, नेक्स्ट पर आइए। 5वां नंबर ये रहा, 6वां नंबर ये रहा, 7वां नंबर, 8वां नंबर। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, और ये मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला दोस्तों देवा शरीफ। कहाँ लगेगा? देवा शरीफ। और देवा शरीफ कहाँ मिलेगा? तो ये हम लोगों को बाराबंकी में। कहाँ मिलेगा? बाराबंकी के अंदर। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं रक्षा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है? ये हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ से संचालित होती है? 6वां नंबर पॉइंट्स यहाँ से लेकर के चलना है। तो ये कहाँ से संचालित होती है भाई? तो ये संचालित होती है प्रयागराज। प्रयागराज से। आज प्रयागराज के काफ़ी पॉइंट आए हैं, ये ध्यान रखना है। परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति दोस्तों ये हम लोगों को मिलेगी सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में, ये ध्यान रखना। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार का मेला दोस्तों ये आयोजित होता है बहराइच में। कहाँ पर? ये होता है बहराइच के अंदर। इसको यहाँ से करना। हो जाएगा सभी का? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आइए दोस्तों। अगला पड़ाव देखते हैं। 9 नंबर ये यहाँ से करिए, 10 नंबर और ये 11 नंबर। आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है? तो दयाल बाग दोस्तों ध्यान रखना है, आगरा में ये है, ये खुद कह रहा है आगरा स्थित, और इसका संबंध है राधा स्वामी सत्संग से। सत्संग से इसका संबंध बनेगा, ये यहाँ से करना है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र अगर देखा जाएगा तो ये हम लोगों को मिलेगा प्रयागराज में। कहाँ मिलेगा?
प्रयागराज के अंदर यहाँ से करिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखना दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये वास्तव में एक कृत्रिम झील है। क्या है? ये एक कृत्रिम झील है और इस झील को अगर देखा जाए तो ये रिहंद परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। रिहंद परियोजना के तहत निर्माण हुआ है, जो कि रिहंद नदी पर ही मिलेगा, रिहंद नदी पर ही ये मिलेगा। और ये है कहाँ? तो ये मिलेगा हम लोगों को सोनभद्र में। कहाँ पर भाई? सोनभद्र के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना है, कहाँ मिलेगा? सोनभद्र के अंदर। ये यहाँ से करना। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या आधारित होता है? नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? क्यूरी किसकी यूनिट बनती है और चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो चलो भाई, अभी चेरनोबिल दोस्तों हम लोगों ने इस डेट को मनाया भी था, जो कि 26 अप्रैल 1986 की ये घटना आप सबको याद ही है। 36 वर्ष हो गया था। चलिए भाई शुरू करिए, एक एक का आंसर यहाँ से करना, जो सभी के लिए खास रहेगा। क्या होगा? सभी के लिए खास रहेगा। तो नाभिकीय संलयन किसका सिद्धांत होता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर तारों में ऊर्जा का निर्माण होता है। तारों में क्या होता है? तारों में ऊर्जा निर्माण होता है। तारों में ऊर्जा निर्माण होता है। इसके अलावा इसी के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, इसी के सिद्धांत पर क्या होता है? हाइड्रोजन बम कार्य करता है ना? ये दोनों का दोनों पॉइंट्स इसमें बनेगा, हो जाएगा बिल्कुल। तारों में ऊर्जा, आप सूर्य की ऊर्जा भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। नाभिकीय संलयन के दौरान होता क्या है? तो नाभिकीय संलयन के दौरान दोस्तों दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, यानी दो या अधिक नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बड़ा नाभिक न्यूक्लियर का निर्माण करते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो पहला वाला पॉइंट्स ये, दूसरा वाला पॉइंट्स ये। क्यूरी किसकी यूनिट होती है? क्यूरी में किसका मेजरमेंट किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसमें हम लोग रेडियोधर्मिता का, किसका? रेडियोधर्मिता का मेजरमेंट इसमें किया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखना, किसका होता है भाई? रेडियोधर्मिता। और अब आ जाइए, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम था? ये आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था? रेडियो अपशिष्ट, यानी यहाँ पर क्या हुआ था? रेडियो अपशिष्ट विस्फोट हुआ था। ये इसका प्रभाव था। क्या था? इसका प्रभाव था भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। केरल के तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण प्लूटोनियम, जस्ता, थोरियम तथा रेडियम में से किसके कारण से ये होता है? यहाँ पर तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थोरियम के कारण होता है। किसके कारण? थोरियम के कारण यहाँ पर प्रदूषण फैला था, क्योंकि यहाँ पर तटवर्ती क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसकी रेत में क्या होता है? इसकी रेत में थोरियम की प्राप्ति होती है भाई। ये थोरियम यहाँ से ध्यान रखना, जो कि हम सभी लोगों के लिए खास रहेगा। क्या रहेगा? सभी के लिए खास। ये यहाँ से ध्यान रखना है, हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन और क्रोमियम में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन और क्रोमियम में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो यूरेनियम क्या हो जाएगा? यूरेनियम दोस्तों ये रेडियोधर्मी तत्व के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होने की संभावना रहती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों हानिकारक विकिरण पैदा होने की जो संभावना रहती है वो नाभिकीय संलयन की घटना में होती है, इसीलिए इसको सबसे खतरनाक माना जाता है। तो ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन किस घटना में? नाभिकीय संलयन की घटना में होती है भाई। ये हाँ ध्यान रखना है। बारूद एक मिश्रण होता है, किस किस चीज़ का मिश्रण बारूद में मिलाया गया होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नाइटर, सल्फर और चारकोल होता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो नाइटर, इसके अलावा सल्फर, चारकोल होता है। इसका ये मिश्रण होता है बारूद, जो कि एक मिश्रण के रूप में इसकी बनती है। पहचान यहाँ से करना। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन दर्ज नहीं होता?
रेडियोधर्मिता किसका अखंडन विखंडन है। तो चलिए भाई, ट्राइटियम किसका समस्थानिक बनता है ये यहाँ से बताना है। तो ट्राइटियम दोस्तों ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका होगा? हाइड्रोजन का समस्थानिक होगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में अगर देखेंगे तो इसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, जो कि दोस्तों भारत में अगर देखेंगे तो केरल के तट पर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के तटों पर इसकी प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखना। चर्म रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो फास्फोरस का। किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना है, रेडियो फास्फोरस का। किसका? रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाएगा भाई, ये यहाँ से करना। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई भी परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? ये कब होता है दोस्तों? ध्यान रखना है, गामा उत्सर्जन के दौरान। जब रेडियो एक्टिव पदार्थों में गामा उत्सर्जन होता है, कौन सा? गामा उत्सर्जन होता है, तो इसके दौरान ये दर्ज नहीं होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन करता है? तो रेडियो अवधर्मिता में अगर देखा जाएगा तो विखंडन की बात, तो दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन करता है। क्या करता है? नाभिकीय विखंडन करेगा, न्यूक्लियस का करता है। किसका दोस्तों? केंद्रक का, यानी केंद्रक का करेगा, न्यूक्लियस का विखंडन ये यहाँ से करता है। आज ये सारे प्रश्न केमिस्ट्री वाले हैं। केमिस्ट्री की ये वो खतरनाक प्रश्न है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री का दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण कलेक्शन रहेगा। केमिस्ट्री से आपके कंपटीशन में कोई भी एग्जाम दें, लेखपाल आप सब देने वाले हैं, पीसीएस देने वाले हैं, सुपर टेट देंगे, यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 8 मई को जो लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री खंड से दोस्तों जो खतरनाक प्रश्न पूछते हैं उन सबको यहाँ हमने कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।